पूछता है उसके बाद हम लोग जहाँ पे ज्यादा पूछेगा हम लोग सीधा वहीं, काहे इधर उधर झुट्टे का दिमाग लगाना है, जहाँ पे ज्यादा पूछेगा हम लोग बताएंगे, तब हम गंगा के बारे में बताएंगे। गंगा यहाँ से आता है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, उसके बाद निकल जाता है झारखंड की तरफ। इतना राज्य से होकर जिला से होकर गंगा राज्य। आपको इंडिया का भी मैप अच्छा तरीका से याद होना चाहिए। अगर बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ मैं क्यों इतना बड़ा बड़ा मतलब कि सबको पाठ पढ़ाने वाला बिहार आज सबसे नीचे खड़ा है, सबसे नीचे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग कुछ छूट चुका है उसको हम लोग देखने वाले हैं आज को। और छोटा सा टॉपिक है, विधायिका के बारे में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कल को परिचय में वो छूट गया था, आज सोचे तो सीधे जनगणना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जनगणना जानने से पहले हम लोग पहले विधायिका के बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी इस वीडियो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो पहले इससे पहले का वीडियो देख लीजिए। बिहार स्पेशल न्यू मतलब बीपीएससी का एक बैच चल रहा है जिसमें कि हम लोग पूरा का पूरा बिहार हम लोग पूरा देखेंगे। बिहार जितना से बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर सही तरीका से पढ़ा जाए तो जो भी पहली बार आया है, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं, आपको पता चलते रहेगा जब भी आएगा। डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं बिहार स्पेशल का, डेली एक वीडियो। और हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे करके आगे चलेंगे और कुछ दिन बाद भी मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। बिहार का बीपीएससी में देखा जाए सबसे बड़ा पोर्शन आ जाता है आपका जाके बिहार से, उसके बाद हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी सबसे बड़ा ज्यादा पोर्शन आ जाता है आपका जाके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो बस और तीन चार दिन और वेट कर लीजिए, 3-4 दिन बाद मॉडर्न का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मॉडर्न एकदम डीपली मॉडर्न चलेंगे, जितना डीप हो सके उतना डीप मॉडर्न को लेके जाएंगे और हम लोग अच्छा से बीपीएससी का पूरा अच्छा से तैयारी करेंगे। टारगेट बीपीएससी यही रहने वाला। तो वीडियो को डेली देखिए, बने रहिए और अपना एक नोट कॉपी रेडी करके रखिए। नोट कॉपी में लिखते जाइएगा, जो भी हम बताते हैं वहां पे आप लिखते जाइए, काम आएगा। और अगर विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देख लीजिए। अभी तक जितना पढ़ा है आपको 2-3 गो बिहार से मिल जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है बस उतना में ही। और आज जो पढ़ाने वाला है, आज जो जनगणना पढ़ाने वाला है, सेंसस पढ़ाने वाला है, वहां से भी 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ फेज चाहे ही आप लोग को हल्का लगे, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन आता भी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, पहले समझ लीजिए पैटर्न क्या, पहले किस तरह पूछता है। उसके बाद हम लोग जहाँ पे ज्यादा पूछेगा हम लोग सीधा वहीं, काहे इधर उधर झुट्टे का दिमाग लगाना है, जहाँ पे ज्यादा पूछेगा हम लोग वहीं सीधे चलेगा। तो बिहार का परिचय ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुका है, आज बिहार का परिचय का तीसरा वीडियो रहने वाला है। बिहार का परिचय से ही अगर अच्छा से बिहार का परिचय पढ़ लिया जाए मैप के साथ तो आपको 5-6 नंबर आपका हो जाएगा बिहार का परिचय से। सिर्फ बीपीएससी में बिहार का परिचय से सिर्फ इतना नंबर आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो चलिए, हाँ, सब सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कीजिएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। सबको टेलीग्राम चैनल पे सबको जुड़ जाइएगा, ये बात आप लोग को बार बार बता रहे, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहां पे अलग अलग तरीका से हम बताते रहते हैं सब कुछ, और धीरे धीरे करके और ज्यादा अपडेट उसमें आएगा। धीरे धीरे करके मॉडर्न के बारे में भी उसमें अपडेट दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन भी वहां पे हम पूछते रहेंगे धीरे धीरे करके। सब टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, हमको लगता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा तेज बोलने लगते हैं, तो उसको कंट्रोल कर लेंगे धीरे धीरे। बिहार स्पेशल आज को क्लास रहने वाला 4, बिहार स्पेशल का क्लास 4 और बिहार का परिचय का क्लास 3, इसका क्लास 3। तो स्टार्टिंग से पहले सबको चारों क्लास मतलब कि पहले का तीनों क्लास देखिए, उसके बाद ये चौथा क्लास देखिए। ठीक है, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एक एक टॉपिक बाय हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा दिमाग में रहेगा। कल का सारा उम्मीद करते हैं कल का सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सबसे गर्म सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों गया ही है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, कम बारिश कहाँ पे होता है, गंगा के बारे में नहीं बताए थे ना। अच्छा, जब हम बताएंगे, जब बिहार का नदी तंत्र बताएंगे तब हम गंगा के बारे में बताएंगे। गंगा यहाँ से आता है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, उसके बाद निकल जाता है झारखंड की तरफ। इतना राज्य से होकर जिला से होकर गंगा बिहार में बहती है। टोटल 12 जिला से होकर गंगा बहती है, लेकिन अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना। जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ लेंगे तब आप क्वेश्चन एक बार मार के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नदी से रिलेटेड। उसी प्रकार हम लोग खनिज पढ़ेंगे, उसी प्रकार हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे,
एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला है अगर बिहार को अच्छा तरीका से पढ़ लिया जाए। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो एकदम हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम ध्यान से बीपीएससी के टारगेट लेके ही चल रहे हैं। और बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, बिहार से रिलेटेड बीपीएससी हो गया या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो गया, एसएससी सीजीएल, तो वो समय बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, आपका ये वाला पूरा वीडियो देखते रहिएगा, वो खत्म दूर हो जाएगा। और साथ साथ आप अपना पार्ट 3 का, जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 में, साथ साथ अपना पार्ट 3 का भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पार्ट 3 और बीपीएससी दोनों को एक के साथ टारगेट करके चल, तब बीपीएससी को अचीव करना आसान हो जाता है। तो पार्ट 3 का जो भी बोल रहे थे कि सिलेबस बताइए, फिर इसका क्वेश्चन बताइए, इसका सब कुछ बताइए, तो पार्ट 3 का भी जल्दी वीडियो आएगा, ठीक है। मेरे पास एकदम लिमिटेड इंटरनेट होता है, मेरे पास अनलिमिटेड अगर इंटरनेट होता तो हम इतना दिन तक वेट करने नहीं देते, हम पार्ट 3 का भी ले आते, लॉन्च कर देते और फिर मॉडर्न का भी हम लोग स्टार्ट कर देते। लेकिन इंटरनेट का कहीं ना कहीं अभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कि हम ना तो लंबा वीडियो बना पाते हैं और ना ही अदर वीडियो हम अपलोड कर पाते, ठीक है। धीरे धीरे आप उम्मीद करते हैं कि आप समझते होंगे कि थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है इंटरनेट के कारण, लेकिन धीरे धीरे करके हम सप्ताह में दिन का हिसाब से हम बांट देंगे, किस दिन कौन सा वीडियो आने वाला है, उस हिसाब से आप लोग रेडी रहिएगा। जिसको जो वीडियो देखना है उसको वही वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोग अब जग जाइए, अब जगने का समय आ गया है। चलिए बिहार का परिचय क्लास 3 राज्य का विधायिका का बात करते हैं। तो राज्य का विधायिका, ये जो बिहार राज्य है, बिहार द्विसदनात्मक यहाँ पे व्यवस्था है। द्विसदनात्मक कौन कौन? एक हो गया आपका जाके विधानसभा, एक हो गया विधान परिषद। ये दोनों को मिला के बोलता है विधानमंडल। अगर ये दोनों को मिला लिया जाए तो इसको बोलेंगे विधानमंडल। विधानमंडल का 2 अंग होता है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल भी। जैसे कि संसद में आप देख लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का स्तर का बात करेंगे तो राज्य का स्तर का विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, 3 गो। यहाँ से पहले कानून बनेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर राज्यपाल के पास जाएगा, मतलब कि तीनों का हस्ताक्षर होगा तब ये कोई भी अधिनियम, कोई भी जो एक्ट है वो कानून में परिवर्तित होगा। कोई भी नियम कैसे कानून बनता है ये हम पॉलिटिकल साइंस में बता चुके हैं। यहाँ से आएगा, यहाँ पहले पास होगा, उसका यहाँ आएगा, उसका यहाँ आएगा, या तो पहले सीधे यहीं आएगा फिर वहां आएगा। यही सिस्टम हम लोग का संसद, हम लोग का केंद्र में भी चलता है और यही सिस्टम राज्य में भी चलता है। जहाँ पे द्विसदनात्मक है वहां पे दोनों से पास कराना होगा, जहाँ पे एक सदनात्मक है तो सीधे विधानसभा को भेजा, विधानसभा पास किया, सीधे राज्यपाल को भेज दिया, राज्यपाल पास कर दिया, तो मतलब वो एक्ट जो है वो कानून बन गया। और जहाँ पे विधान परिषद है वहां पे पहले विधानसभा से पास कराएगा, पास कराने के बाद विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में पास होने के बाद अब फिर से राज्यपाल में जाएगा और फिर राज्यपाल अंतिम हस्ताक्षर करेगा, अंतिम साइन करेगा। तो बिहार का जो शासन प्रणाली किस तरह, विधानसभा, विधान परिषद, मतलब द्विसदनात्मक है। बहुत जगह एक ही है जहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही है। तो विधान परिषद जहाँ पे वो 6 राज्य, टोटल 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद अवेलेबल है। बाकी भारत में और कहीं भी विधान परिषद अभी नहीं है, सब जगह एक ही है जो कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो उस समय क्या क्या, सबसे पहले यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसको समझते हैं कैसे। विधान परिषद कहाँ है, इससे सीधे क्वेश्चन इस आपका बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद नहीं है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूपी बिहार, ये दोनों आपको पता होगा कि भाई भाई यूपी बिहार। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यूपी आपका जाके पश्चिम में मिलता है, पश्चिम में यूपी से मिलता है। यूपी से लगे हुए राज्यों की संख्या 8, जिला की संख्या 8 हो गया। ये आपको हम पूरा तरीका अच्छा से बताए थे, एक बार फिर से कर लेते हैं रिवाइज क्या क्या था। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये हो गया आपका जाके यूपी से मिलता था। तो यूपी और बिहार दोनों भाई भाई, तो यहाँ दोनों जगह विधान परिषद अवेलेबल है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब आपको इंडिया में याद करना होगा महाराष्ट्र, मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला मान लीजिए महाराष्ट्र का पोर्शन है, तो ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र से जस्ट थोड़ा नीचे और आएंगे तो कर्नाटक मिलेगा। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश इस साइड आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, और थोड़ा सा और नीचे चल जाता है तो तेलंगाना। और यूपी की बात करेंगे तो यूपी और बिहार मान लीजिए। तो ये देखिए ये टोटल 6 राज्य, ठीक है। इंडिया का अभी नहीं बना के दिखा रहे हैं, ये 6 राज्य। आपको इंडिया का भी मैप अच्छा तरीका से याद होना चाहिए। अगर बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ मैप वैप सब याद होना चाहिए। तो ये हो गया इंडिया का मैप, समझ लीजिए यही है। तो ऊपर में 2 गो यहाँ हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार। इस साइड में हम आएंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलेगा, और इस साइड में थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलेगा। यही 6 जगह पे अभी विधान परिषद अवेलेबल है। अभी सिर्फ यही 6 जगह पे विधान परिषद अवेलेबल है। और कोई राज्य जो है मांग कर रहा है कि नहीं हमको भी विधान परिषद दीजिए, हमको जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई भी राज्य को मंजूरी नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य को ही है, ये याद रखिएगा। विधान परिषद है यहाँ पे, विधानसभा तो है ही और साथ में विधान परिषद भी है, इसलिए द्विसदनीय है ये, ठीक है।
उसका देखते हैं विधानसभा में एससी की सीटें कितना है। तो विधानसभा में एससी का सीट है बिहार में 38। ये सब याद रखने का एक डाटा, फैक्चुअल डाटा, जिसको कि सीधा सीधी याद रख लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसीलिए वो छोटा सा हिस्सा छूट गया था, कल ही सोचे थे करेंगे लेकिन भूल गए थे। आज ही तो कर लेंगे, उसके बाद इसके बाद आज को ही हम लोग जनगणना भी कर लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है आज का क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मैप को उम्मीद करते हैं मैप अभी तक याद हो गया होगा आप लोग को। मैप का काम आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, आप अगर याद नहीं कीजिएगा तो अफसोस मनाइएगा कि अरे मैप याद कर लेते तो शायद बहुत ज्यादा आसान हो जाता। तो पहले मैप याद कर लीजिएगा। विधानसभा में एससी की सीटें हो गया 38 और लोकसभा में एससी का सीटें हो गया 6। विधानसभा मतलब कि यहाँ राज्य स्तर का बात कर रहे हैं, राज्य स्तर में तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो राज्य स्तर में हो गया 38 हो गया। उसके बाद लोकसभा में एससी का सीटें क्या होगा, लोकसभा में 6, क्योंकि लोकसभा सभी जगह से मिल के बनाता है, तो वहां से बिहार का लेता है 6 को, बिहार से 6 को। नगर परिषद टोटल यहाँ पे 39 सीट है, या नगर परिषद का, नगर निगम का टोटल 12। ये वाला हम पहले ही भी आपको बता दिए थे, नगर निगम का टोटल 12 और नगर पंचायत का 86। नगर पंचायत का 86 निचला स्तर का। अब हम लोग धीरे निचला स्तर पे जा रहे हैं। हाईकोर्ट देखिए, हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ बिहार में? हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ है। हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में बिहार में हुआ, और वहीं इसका पहला अगर जज देखे तो एमसी चामियार इसका सबसे पहला एडवोकेट एमसी चामियार। ये वाला सीधा क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है कि बिहार के हाईकोर्ट का प्रथम जज कौन थे, तो एडवोकेट एमसी चामियार इसका सही आंसर होगा। एडवोकेट एमसी चामियार याद रखिए हाईकोर्ट। अब पटना विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे, पटना विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो 1917 में इसको लॉन्च किया गया था, मतलब बनाया गया था 1916 और 1917। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, अदर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? पटना हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का मतलब एच, हाईकोर्ट मतलब एच एच देखिए पहले आता है तो 16 पहले आता है। उसका देखिए पटना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है, यूनिवर्सिटी एच के बाद आता है, तो ये हो गया 17, मतलब कि 16 16 में क्या होगा, 16 में पटना उच्च न्यायालय का निर्माण होगा और 1917 में विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग वाला नहीं रखना, पटना 17 नहीं मार देना, पटना होगा 16 और हाईकोर्ट अति विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी हो जाएगा 17, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतना जो है ये वाला सिर्फ इतना थोड़ा सा ही छूटा हुआ था, इतना हम लोग कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं जनगणना के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। जनगणना बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, और आप अपना नोट्स रेडी करते जाइए, जो करवा रहे हैं रेडी करते जाइए। अब बीच बीच में देंगे मेंस का क्वेश्चन को आप लिख के जो है टेलीग्राम में आप लोग भेजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम में। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पहले जनगणना हम लिख लेते हैं अपने से, क्योंकि जनगणना में बहुत सारा फैक्चुअल डाटा सब है। जनगणना हम लिख लेंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अब थोड़ा देर में। अब देखिए हम लोग जनगणना पढ़ते हैं, सेंसस ऑफ बिहार, जनगणना बिहार का जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 2011 के अनुसार है। जो भी अभी एग्जाम जितना भी आगे आने वाला है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम लोग को मारना है, ठीक है। तभी क्या आया, तभी प्रेजेंट में क्या है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2011 जनगणना जब आता है तो उसी के अनुसार अगला सभी एग्जाम उसी के अनुसार तैयार किया जाता है, बशर्ते वो करंट अफेयर का टॉपिक ना हो। तो करंट अफेयर में तो फिर करंट अफेयर को घुसाना पड़ जाएगा। अगर इस तरह का आता है तो सेंसस ऑफ बिहार अब हम लोग देखते हैं। इससे आज अभी का क्लास ये सेंसस ऑफ बिहार जितना ही बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, लगभग नहीं तो आपको 3-4 क्वेश्चन इससे भेटा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन या तो डायरेक्टली भेटा जाएगा या इनडायरेक्टली वे में आपको छांट वांट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह का ये वाला आज का क्लास रहने वाला, इसलिए बिना स्किप का किए हुए आप पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ आएगा नहीं, सब आ जाएगा। देखिए सेंसस ऑफ बिहार 2011 के अनुसार, तो सबसे पहले सेंसस ऑफ जनगणना के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, ठीक है। जनगणना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1872, सबसे पहले 1872 काल है आपका जाके मेयो का काल है। 1872 काल है मेयो का काल, लॉर्ड मेयो का काल है। तो इसने सबसे पहले जनगणना को इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले जनगणना को भारत में इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड मेयो ने। अब कुछ साल बाद आता है, कुछ साल बाद 81 आता है, कुछ साल बाद क्या आता है 81 आता है। तो 81 में ये चल रहा था, रिपन का काल चल रहा था। 81 में रिपन का काल चल रहा था, 72 में चल रहा था मेयो का काल, 81 में चल रहा था रिपन का काल। ये लॉर्ड वायसराय
वो गवर्नर जनरल, ये सब का बात हो रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। गवर्नर जनरल अभी हम बताए नहीं आप लोग को, लेकिन कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो पता ही होगा कि इस टाइम में रिपन चल रहा था। तो 1881 में रिपन ये क्या किया, ये नियमित जनगणना का शुरुआत कर देता है। 1831 में पहली बार नियमित जनगणना का शुरुआत, और ये 1872 में पहला बार जनगणना हुआ था। यहाँ पे हो गया पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना, ठीक है। आप कहीं कॉपी में अगर नोट वोट बना रहे हैं इसको देख करके, तो कॉपी के में कहीं साइड वाइड में ये सब लिखते चलिए, सब डाटा कहीं भी जरूरत पड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। नियमित जनगणना 1881 में रिपन, बहुत साल बाद ये सब क्वेश्चन जो अगल बगल क्वेश्चन रहता है ये सब भी भेटा जाता है। तो नियमित जनगणना 1881 में रिपन स्टार्ट किया था। और ये जनगणना जो है ये कितना आर्टिकल के तहत होता है, तो ये देखिए आर्टिकल होता है आर्टिकल 246, ठीक है। आर्टिकल 246 संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना कराने का अधिकार है। किसको अधिकार दिया गया जनगणना कराने का अधिकार, तो ये दिया गया भारत सरकार को। भारत सरकार को जनगणना कराने का अधिकार आर्टिकल 246 के अंतर्गत किया गया। और ये किस सूची का हिस्सा है, भारत सरकार बोलती है तो सीधा सीधी बात है ये केंद्र सूची का हिस्सा होगा। मतलब जो भी निर्णय इसमें बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, संसद बनाएगा। राज्य का इसमें कोई इंटरफेयर होगा नहीं होगा, बशर्ते लेकिन राज्य के स्तर पर भी जनगणना होता है। वो टाइम टाइम पर केंद्र राज्य जो है अपना निकालता है। जनगणना एक ही तरह का नहीं होता, अलग अलग। तो हम ये 10 साल में एक बार होने वाला जनगणना का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आजकल बहुत तरह तरह का जनगणना आता है, जाति आधारित जनगणना अलग, किसके पास सिम कार्ड है उसका जनगणना अलग, किसके पास मोबाइल है उसका जनगणना अलग, ये सब बहुत तरह तरह का आने लगा। तो भारत सरकार केंद्र सूची का ये अंतर्गत आता है आपका जाके जनगणना। आर्टिकल बता दिया 246। तो ये अभी 2011 का जो था ये था 15वां जनगणना, ये इसका टाइम था 15वां जनगणना। 2011 का जो है 2011 में 15वां जनगणना संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जनगणना आयुक्त कौन थे, ये थे आपके जाके राजमौली थे आपके जाके आयुक्त, राजमौली थे आयुक्त। इतना बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। और कुछ याद रखने लायक बात है नहीं, जनगणना स्टार्ट करने से पहले इतने बात याद रखने लायक है। जनगणना का पीछे का इतिहास थोड़ा बड़ा, पीछे का इतिहास हम लोग थोड़ा बड़ा देख लें, जनगणना का इतिहास का पीछे। तो अब अभी बात तो समझ में आ गई। आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना कराने का अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है, केंद्र सूची में ये वाला आता है। चंद्रमौली इसके प्रथम अध्यक्ष बने 1872 में, मेयो के काल में सबसे पहला हुआ, 81 में फिर रिपन से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आगे चलते रहा, नियमित जनगणना आगे चलते रहा। बीच में 1-2 साल बंद भी हुआ था, अभी 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक हम लोग 2011 को ही कैरी फॉरवर्ड आगे करते आ रहे हैं। तो कुल जनसंख्या देखिए कितना है, टोटल जनसंख्या बिहार का 10 करोड़ 40 लाख है। बस इतना याद रखना, 10 करोड़ 40 लाख और 90,452, उतना नहीं याद रखना, 99,452, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ऐसे अगर याद करना चाहे तो याद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। 10 करोड़ 40 लाख 99,452, इसको 1-2 बार कीजिए तोड़ तोड़ के, जैसा कि हम बताएं 10-40, पहले 10-40 कर लिए, 10 गुना 40, मतलब कि 10 × 4, 10 चौके 40 और 40 और 99,452, लगभग 10.41 करोड़। यहाँ देखिए 99 आ गया तो लगभग 10.41 करोड़ आ गया। मेल का जनसंख्या का बात करें तो 5 करोड़ 42 लाख 78,157, 5 करोड़ 42 लाख 78,157 है मेल का जनसंख्या, जो कि टोटल जनसंख्या का आपका जाके 52% है। टोटल जनसंख्या का लगभग 52%, 52.14%। ये सब डाटा याद रखना आपको लिए जरूरी है, क्योंकि ये सब डाटा जो है सीधे सीधे बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल सीधे सीधे ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के पूछ सकता है, जो कि अधिकतर डाटा नहीं याद होता है। इसीलिए ये जो बिहार का जनगणना है इसमें डाटा के साथ आपको याद रखना होगा। तो मेल में देखिए, आप अगर अभी तक आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह आगे और हमको चलना है, ठीक है। तो फीमेल का देखिए, फीमेल 4,98,021,295, 4,98,021,295, ये कितना, ये किसका, ये फीमेल का लगभग 87.86%। तो देखिए टोटल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख टोटल जनसंख्या हो गया। मेल का हो गया 5 करोड़ के आसपास और फीमेल का हो गया 4 करोड़ के आसपास। मेल जो है 52% के आसपास टोटल मेल है, और फीमेल जो है 47% के आसपास टोटल फीमेल है, ठीक है। इतना बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सबको समझ में आता है भी है कि नहीं आता है, कि वीडियो देखते भी है कि नहीं देखते हैं, कि ऐसे इसकी फट फट मार के पार कर देते हैं। आपको यहाँ पे रहना है, पूरा होशो हवास में रहना है। हम आपको
बहुत बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से हम जहाँ तक समझा सकते हैं हम वहां तक आपको कोशिश कर रहे हैं, वो डेप्थ में घुसने का, वो गहराई में घुसने का कि आपको याद करना ही ना पड़े, आपको सीधा भेज में ही घुस जाए, समझ में आ जाए सीधा। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या किसका, ये तो हम लोग देख लिया कुल जनसंख्या 10.4 एकड़। अब देखिए जनसंख्या का बात हो ही रहा है तो देखिए सबसे अव्वल दर्जा पे आता है आपका जाके यूपी। मतलब जनसंख्या के मामले में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, यूपी है। दूसरा नंबर में सबसे बड़ा राज्य देखते हैं तो आता है मुंबई। सबसे दूसरा राज्य कौन आता है, मुंबई। मुंबई यूपी के बाद आ गया जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई। अब तीसरा राज्य जो है, तीसरा राज्य ही अपना बिहार है। तीसरा राज्य ही अपना बिहार है, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, तीसरा है। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जिला में अब हम लोग बांटते हैं, बिहार का जिला में बांटते हैं। जिला में बांटेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपको मिलेगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मिलेगा पटना। आपको पता है आपको कि वहाँ सुख सुविधा ऐसो आराम, बहुत सारा भीड़ भड़का औद्योगिक वहाँ पे कारोबार, ये फलना चिलना, बहुत ज्यादा विकास पटना अभी के मामले में पूरा ये पूरा बिहार में पटना सबसे ज्यादा तरक्की अभी किया हुआ है। जहाँ पे जनसंख्या, जहाँ ज्यादा तरक्की होगा वहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। कहीं कहीं चेंज सरकमस्टांसेस हो जाता है जो कि हम आगे बताएंगे भी। तो पटना है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला, पटना है। दूसरा नंबर में आते हैं तो पूर्वी चंपारण है। दूसरा नंबर पे क्या, पूर्वी चंपारण है। यहाँ पे देखिए पटना है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, उसके बाद है मधुबनी। ये सीरीज आप याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि सीरीज मिलाने दे देता है, इसी तरह दे देगा, इसी तरह 1 2 3 4 4 4 ऑप्शन दे दिया, उसके बाद नीचे लिखेगा 1 2 3 4। मतलब कि क्वेश्चन किस तरह रेडी होता है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में जनसंख्या के अनुसार सजाइए, जनसंख्या के अनुसार सजाइए। एक में पटना, दूसरा में मुजफ्फरपुर, तीसरा में पूर्वी चंपारण, और फिर चौथा में मधुबनी। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया। तो आप जब तक सीरियली नहीं जानिएगा तो इसको, और लास्ट में ए में दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4, बी में दिया रहेगा 3 4 1 2, इस तरह करके आप समझ रहे हैं हम किस तरह का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तब समझ में आएगा। तो इस तरह का आंसर जानने के लिए, इस तरह का आंसर मारने के लिए हम लोग को तो यही याद कर लेना चाहिए, यही याद करने में फायदा है। पटना में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आते हैं तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा, उसके बाद आते हैं तो उसका जस्ट नीचे मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा, और उसके बाद हम लोग आते हैं मधुबनी में सबसे ज्यादा। मतलब कि ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ 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 यहाँ, ये वाला एरिया में सबसे ज्यादा आपको मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना के बाद आता है आपका जाके पूर्वी चंपारण। ठीक है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, ये 4 गो जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा अगर कोई बात करता है तो सबसे छोटा जिला कैसे नापा जा सकता है, वो नापा ही नहीं जा सकता, सबसे छोटा जिला नहीं हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि कहीं पे कुछ वेरी करेगा इधर उधर, तो बार बार बदलते रहेगा, तो वो वाला दिक्कत होगा। इसीलिए कम के बारे में नहीं पूछा जाता, ज्यादा ही बारे में पूछा जाता। दशकीय वृद्धि देखिए कितना, दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि क्या होता है कि 10 साल में जिला, शहर या फिर देश कितना और तरक्की किया, इसको बोलता है दशकीय वृद्धि। कितना तरक्की करना, 10 साल में कितना तरक्की किया। 10 साल में बिहार जो है 25.4% का तरक्की किया, दशकीय वृद्धि 25.4% का बिहार में। और इंडिया लेवल का बात करेंगे तो 17.7% जो है इंडिया में दशकीय वृद्धि हुआ है, 17.7% के इंडिया में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुआ, 31.12% मधेपुरा में हुआ। तो मधेपुरा देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा मधेपुरा, मधेपुरा में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि, और इस साइड में एकदम आ जाते हैं तो गोपालगंज, गोपालगंज में सबसे कम। आप देखिएगा एक पूरा का पूरा पूर्व के साइड है और एक पूरा का पूरा पश्चिम के साइड है। पश्चिम में गोपालगंज, उत्तर प्रदेश से भी सीमा टच होता है इसका। अब बीच में आ गया मधेपुरा, मधेपुरा इधर, तो सबसे ज्यादा मधेपुरा और सबसे कम हो गया गोपालगंज। कितना कितना प्रतिशत वो भी देख याद रखिएगा, 31.12% मधेपुरा में, 19.2% है गोपालगंज में, 19.2% आपका गोपालगंज में, मधेपुरा और गोपालगंज। दशकीय वृद्धि समझ में आ गया, दशकीय वृद्धि समझ में आ गया कहाँ पे क्या ज्यादा है नहीं है। पूरा बिहार का अगर बात करें तो बिहार का 25.4% है, पूरा बिहार की बात करें तो 25.4%। राज्य की साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर बिहार का, तो साक्षरता दर बोलने में ही सही नहीं लगता। यहाँ पे अभी इस कदर अशिक्षा फैला हुआ है कि बिहार जो है सबसे निचला स्थान पे रखता है, सबसे नीचे बिहार साक्षर के दृष्टिकोण से सबसे निचला स्थान बिहार अपना कायम रखा है।
पता नहीं क्यों इतना बड़ा बड़ा मतलब कि सबको पाठ पढ़ाने वाला बिहार आज सबसे नीचे खड़ा है, सबसे नीचे बैठा हुआ है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा है बिहार का स्थिति। साक्षरता दर देखेंगे तो 61.8% साक्षरता दर है, सिर्फ बिहार का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वही इसको जो है इंडिया और दोनों मिला के हम बताते हैं, इंडिया भी और बिहार बिहार को भी लेकर, तब आपको ज्यादा बेटर तरीका से समझ में आएगा कि बिहार के लड़के लोग, बिहार के स्टूडेंट लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब साक्षरता दर को बढ़ाना होगा, सबका दायित्व है साक्षरता दर को बढ़ाना, बिहार का विकास करना, बिहार को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो देखिए साक्षरता दर 61.8% है राज्य का साक्षरता दर। इंडिया का बात करेंगे तो 73% है इंडिया में, 61.8% और इंडिया में 73%। तो यहाँ पे ज्यादा अंतर आपको लग नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। 61.8% पूरा बिहार में और 73% पूरा इंडिया में। इधर आपको काम आएगा, अदर अदर एग्जाम अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वहां भी जनगणना से रिलेटेड बहुत कुछ काम आता है। उसका देखते हैं मेल का, ठीक है, मतलब कि पुरुष कितना जनसंख्या जो है, पुरुष का जनसंख्या कितना साक्षर है यहाँ पे। तो पुरुष का जनसंख्या टोटल 71.2% साक्षर है बिहार में, 71.2%। और वहीं अगर इंडिया लेवल का बात करेंगे तो 80.9% है इंडिया में। बिहार टोटल मतलब कि मेल में 80% आपको मिलेगा पूरा इंडिया में साक्षर, और अगर बिहार की बात करेंगे तो 71.2% मिलेगा आपको बिहार में। अच्छा, यहाँ 73% जो है इंडिया में, तो इंडिया में देखिए केरल, केरल वैसा जगह है, केरल आपको मिलेगा सब जगह साक्षरता के, जहां जहां साक्षरता की बात होगा केरल आपको सबसे चरम पे खड़ा मिलेगा। सबसे चरम पे कहाँ कौन खड़ा मिलेगा? केरल मिलेगा साक्षरता के दृष्टिकोण से। केरल को पूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित कर दिया गया, केरल अब पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित हो गया। यहाँ पे मेल भी सबसे ज्यादा साक्षर है, फीमेल भी सबसे ज्यादा साक्षर है, और टोटल जनसंख्या का बात करें तो केरल ही वह राज्य है जो सब जगह से ज्यादा साक्षर है। साक्षर का मतलब ये होता है कि पढ़ने लिखने में आगे। अब बिहार, पूरा इंडिया में बिहार हम बताएं, बिहार का सबसे नीचा स्थान बिहार ही रखता है, 61.8% बिहार का परसेंटेज है शिक्षा के मामले में। मेल देखते हैं 71.2% मेल और 80.9% इंडिया लेवल पे। मेल में रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षर है, और पूर्णिया में सबसे कम साक्षर है। मेल में अगर बात करें, पुरुष साक्षरता का बात करें तो पुरुष साक्षरता में रोहतास, ये जो पहाड़ी क्षेत्र का एरिया है रोहतास, पहाड़ी क्षेत्र का जो रोहतास है, मतलब कि रोहतास में पहाड़ी खाली ना है, मतलब कि पर्वत पठार में वहां का लड़का लोग पढ़ता भी है, ठीक है, मतलब कि अच्छा पर्वत पहाड़ में भी पढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये रोहतास, रोहतास का एरिया अगर पूछ लिया जाए बिहार के संदर्भ में कहाँ पे है, तो यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग, मतलब कि ये हो गया उत्तर, ये क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम इलाका में हो गया, अरे सॉरी उत्तर बोलते, दक्षिण दक्षिण पश्चिम इलाका में हो गया रोहतास। तो ये वाला एरिया हो गया दक्षिण पश्चिम, ये पूरा का पूरा वैसे एरिया होगा, तो रोहतास हो गया। तो रोहतास में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ पे है, व्यक्ति मतलब पुरुष। और यहाँ पूर्णिया, यहाँ पे पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है। आप चाहे लड़का का बात कर लें चाहे लड़की का बात कर लें, पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है। तो देखिए मेल में रोहतास सबसे ज्यादा, पूर्णिया सबसे कम, और फीमेल में भी रोहतास सबसे ज्यादा और पूर्णिया सबसे कम, 51.2%। तो दोनों डाटा एक ही बार में याद हो जाए, रोहतास में पुरुष मेल दोनों सबसे ज्यादा, पूर्णिया में पुरुष महिला दोनों सबसे कम। तो ये हो गया आपका जाके साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार का बात। अब यहाँ पे राज्य का बात करेंगे तो राज्य में भी सेम चीज, एक ही चीज रहेगा, केरल बिहार पूरा देश भर में। मेल में भी देखेंगे तो केरल बिहार पूरा पूरा मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में भी देखेंगे तो केरल बिहार, केरल सबसे अव्वल दर्जा पे है साक्षरता के मामले में, और बिहार सबसे नीचे। मेल की बात करें, फीमेल की बात करें या टोटल का बात करें, परसेंटेज याद रखिएगा, केरल में 96% पूर्व साक्षर जिला, बिहार का 71.2% मेल, 71.2% मेल। फिर केरल का बात करें तो 92% फीमेल भी वहां पे साक्षर है। अब बिहार का बात करें तो 51.5% फीमेल है, 5 नहीं होगा 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। बिहार का स्थान क्या है? 36वां है। साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान जो है 36वां है। 36वां का सीधा सीधी मतलब यही है कि सबसे अंतिम बिंदु पे बैठा हुआ है। राज्य में सबसे लास्ट, सबको मिला दिया जाए, यूटी फूटी सबको मिला दिया तो भी सबसे लास्ट, ये क्या माजरा है? इसको बदलना होगा, धीरे धीरे बदलना ही पड़ेगा। बिहार को तरक्की के सीढ़ी पे आप लाना ही पड़ेगा, सबको मिलके एक साथ। अब वो दौर
स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं, इधर यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्या? थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा स्पीड मतलब इतना स्पीड ही सही रहेगा। इतना स्पीड में क्या होगा कि जल्दी जल्दी बता देंगे, लिखा तो है ही है ना, और लिख लिख के बताएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। लिख लिख के बताएंगे हम आपको हिस्ट्री में, जब बिहार का हिस्ट्री में हम लोग घुसेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, और हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है वो। हिस्ट्री, उत्तर वैदिक काल, फिर वो पूरा हम जो बताए थे, कल बताए थे, सिंधु घाटी छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे से पीछे से मॉडर्न का भी क्लास घुसाने वाला है। तो एक साथ बिहार को भी पढ़िएगा और एक साथ मॉडर्न को भी पढ़िएगा। वो दोनों सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है उसी से, तो उसी दोनों पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद इधर उधर जो छुट पुट बच जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर मिडावल इंडिया हो गया, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं होता। तो वो सबको भी हम लोग लेकिन कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी अभी वक्त है। अभी पूरा 2023, पूरा 2023 को हम लोग रगड़ मारेंगे, ठीक है। पूरा 2023 एक साल ही सिर्फ मेहनत करना है, एक साल मेहनत करके बाकी जिंदगी मजा से। एक साल मेहनत करना है सबको। 2024 का हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि 2024 जो टारगेट करके चल रहे हैं, ये बैच उन्हीं के लिए जो 2024 टारगेट करके चल रहे हैं। क्या कि हम लोग धीरे धीरे पूरा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, सीधा एक लाइन में आंसर हम लोग याद नहीं करेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। कैसे क्या हो रहा है, किस तरह विकास हो रहा है, कैसे राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मेंस के दृष्टिकोण से भी हम लोग समझते चलेंगे। और प्रीलिम्स तो अपने आप हो ही जाएगा अगर हम लोग मेंस के दृष्टिकोण से गहराई से अगर चलेंगे तो जो 2024 के हैं एस्पिरेंट स्टूडेंट, तो वो लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। वो लोग एक भी वीडियो इसका मिस ना करें, जितना भी वीडियो आता है सब वीडियो देखें, सबका नोट्स बनाएं। अब बिहार स्पेशल का एक अलग कॉपी बना ले, जिससे कि अभी 4 क्लास ही हुआ, ज्यादा क्लास हुआ नहीं है। मेरे पास अगर इंटरनेट होता तो हम एक दिन में 1.5 घंटा का ही क्लास ले लेते, एक घंटा 1.5 घंटा क्लास ले लेते और अपलोड कर देते। उससे क्या होता है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे बैक टू द टॉपिक आते हैं। बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज को बताना जरूरी है, सिर्फ पढ़ेंगे तो फिर वो सोलेगा तेरी की मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो बीच बीच में थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताना थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है। तो उस तरह आप लोग भी उसी तरह पढ़िए, लगातार पढ़ते नहीं रहना, बीच बीच में पढ़िए, फिर उठिए, फिर कुछ कुछ मौज मस्ती कीजिए, उसका फिर बैठिए। और बिहार में सार्वधिक, ये क्या बताने लगे, सार्वधिक तो बताए ना अभी हम, राज्य का साक्षरता दर। अच्छा फिर से यहाँ बता दिए हैं, बिहार में सर्वाधिक रोहतास 73.73, कम पूर्णिया, यह तो बता ही दिया। ये क्या है, कुछ और है मेरे हिसाब से। नहीं, ये वाला वही चीज है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक रोहतास और कम हो गया पूर्णिया, जैसा कि हम बताएं। बिहार में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी हम बताए हुए हैं, लेकिन अब बिहार के संदर्भ में बात हो रहा है। तो 73.37 रोहतास में टोटल साक्षरता आपका जाके 73% के आसपास, 73.37, और सबसे कम पूर्णिया 51.8% के आसपास। 51.8% है आपका जाके पूर्णिया में साक्षरता दर, सबसे जो कम है। उसका देखते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितना आदमी रहता है, जितना व्यक्ति रहता है, उसी को बोलता है जनसंख्या घनत्व। जैसे कि मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर ये हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर में मान लीजिए कि 800 व्यक्ति रहता है, 1 वर्ग किलोमीटर में 800 व्यक्ति, तो ये 800 व्यक्ति जो है यही हो जाएगा 800 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 800 किलोमीटर स्क्वायर। 800 व्यक्ति रहता है, एक किलोमीटर में 800 व्यक्ति रहता है, उसी को बोलता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और मान लीजिए कि कहीं कहीं 1800 हो जाएगा, मतलब कोच कोच के आदमी ठूस दिया वहां पे, बस ठूसते जा रहा आदमी जो है बहुत ज्यादा हो गया वहां पे, तो जनसंख्या घनत्व वहां सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम जहाँ पे होगा, जहाँ पे जनसंख्या कम कहाँ होगा, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, जहाँ जहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं होगा, जहाँ पे कुछ सुख सुविधा नहीं होगा, तो वहां पे जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा देखिए कहाँ पे जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, कहाँ पे, पटना में होना चाहिए सबसे ज्यादा। आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा सुख सुविधा होगा, जहाँ औद्योगिक होगा, विकास होगा, जहाँ पे सब पढ़ लिख सके, वहीं पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा, जाहिर सी बात है। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था पटना, लेकिन इसका आंसर पटना नहीं होकर इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, ठीक है। शिवहर बिहार में सबसे पहला जिला आता है जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है, शिवहर है। क्यों है, क्योंकि ये छोटा सा जगह है और यहाँ पे बहुत सारा आदमी छोटा सा ही जगह में रह लेता है, तो जनसंख्या घनत्व जो है
एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसको बस 1 किलोमीटर से लेना देना है कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, बस उससे लेना देना है। तो 1 किलोमीटर प्लस प्लस कर करके पूरा का पूरा जिला का निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व देखिए, टोटल टोटल अगर बिहार का बात करें तो 1106 है, मतलब कि 1 किलोमीटर में बिहार में टोटल रहता है 1106 बंदा रहता है बिहार में। 1106 बंदा टोटल बिहार में रहता है, जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज्यादा का बात करें तो शिवहर आ जाएगा। शिवहर में आप देखिएगा, शिवहर में 880 1880 सॉरी, शिवहर में 1880, 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति शिवहर में रहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर दूसरा तरफ बात कर लेंगे तो दूसरा सबसे कम है कैमूर। हम आपको बताएं कि जो पहाड़ी एरिया, पठारी एरिया होगा, जहाँ सुख सुविधा नहीं होगा, वहां पे जाहिर सी बात है जनसंख्या थोड़ा सा कम होवे करेगा। अब जब वहां पत्थर खा के तो नहीं है जिंदा रहेगा, पत्थर खा रहा है आदमी, आग जला रहा है, तो उस तरह तो आदमी नहीं है जिंदा रहेगा, उसको रहने के लिए मकान चाहिए। मकान कैसे लगाएगा? यहाँ कैमूर में इतना पहाड़ी वहाड़ी वाला एरिया, तो मकान कैसे लगाएगा, घर कैसे बनाएगा? तो कैमूर में भी जहाँ पे मैदानी वाला एरिया सिर्फ वही ना रहेगा, बाकी सब में उसको क्या जरूरत है रहने का? तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे कम कहाँ हो गया? कैमूर में। सबसे ज्यादा कहाँ हो गया? शिवहर में। शिवहर के बाद अगर देखेंगे हम लोग, शिवहर के बाद अगर देखेंगे तब पटना का नंबर आएगा, ठीक है। शिवहर के बाद अगर देखेंगे तब पटना का नंबर आएगा। पटना बड़ा होते हुए भी जनसंख्या ज्यादा धारण ही करता है। तो एक बार इसका सीरीज देख लेते हैं। तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, सबसे ज्यादा नंबर पे आता है शिवहर, उसके बाद आता है पटना। यहाँ पे देख लीजिए, शिवहर, शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना, उसके बाद आता है पटना, उसके बाद आपका आता है दरभंगा, ये वाला एरिया जो है दरभंगा, उसके बाद आता है आपका वैशाली। मतलब कि ये वाला पोर्शन में ही आप लोग देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। दरभंगा, अरे सॉरी, घटते क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, और डॉट डॉट करते करते जनसंख्या घनत्व लास्ट एंडिंग कहाँ हो जाएगा? कैमूर में एंडिंग हो जाएगा। एंडिंग कहाँ हो जाएगा? कैमूर में। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि हम आपको बताए थे यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में कैसा कैसा है। तो उसमें सबसे पहला क्या था? जनसंख्या की दृष्टि से पटना था, उसके बाद पूर्वी चंपारण था, उसके बाद गया था, उसके बाद था मधुबनी था। इसी तरह का पढ़े थे। पटना, पूर्वी चंपारण, सॉरी गया नहीं था, मुजफ्फरपुर था। सबसे पहले पटना था, उसके बाद पूर्वी चंपारण था, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी। इसी तरह था जनसंख्या वाला में, जनसंख्या वाला में इसी तरह था। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व में देखेंगे, जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले शिवहर होगा, उसके बाद पटना होगा, उसके बाद दरभंगा होगा, उसके बाद वैशाली होगा। उसके बाद सबसे धीरे धीरे करके करते करते कम होते जाएगा, उसके लास्ट कैमूर लास्ट हो जाएगा। इसका जनसंख्या घनत्व में कैमूर लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये भी हम बता दिए आपको, ठीक है। अभी और थोड़ा बड़ा बचा हुआ है। तो आज को जो है, आज को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे जो है वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हम बनाने मतलब अपलोड नहीं कर पाएंगे, नेट इंटरनेट मेरे पास उतना अवेलेबल रहता नहीं है। तो अभी इतना ही करते हैं। और सेंसस जो है, जनगणना जो है अगला क्लास में, मतलब कल को, कल जनगणना हो जाएगा खत्म कल। और इससे आप लोग देखिएगा, इससे अगर ध्यान से आप देखे हैं, ध्यान से वीडियो पे अभी तक बने बिना स्किप किए अभी तक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए और अपना क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखिए कि कितना क्वेश्चन इससे भिड़ता है, कितना क्वेश्चन मैप के थ्रू आपको भिड़ता है। हम जितना बता रहे हैं भिड़ रहा है कि नहीं भिड़ रहा। आप कमेंट करके ये बात बताइएगा, भिड़ रहा है कि नहीं भिड़ रहा। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसमें बिहार का टॉपिक, जितना टॉपिक अभी तक हम पढ़ाए सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। बिहार का टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा, और आप देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर होगा। अगर करेक्ट आंसर नहीं भी पता होगा तो आप छांट करके उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है हम यहाँ पे पूरा एकदम बेसिक लेवल में बता रहे हैं। क्यों हुआ इसका रीजन दे के हम बता रहे हैं, इसीलिए आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, याद आराम से रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। डेली डेली बोलते ही हैं लेकिन कोई करता है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए। आप लोग पढ़ना है पढ़िए, सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है तो हम थोड़े बाहर निकले कुछ बोल सकते हैं नहीं कि करबे करो करबे करो, आपका मर्जी है, करना है तो कीजिए। लेकिन इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहेगा, मजा आते रहेगा, पढ़ने में ही मजा आएगा, ठीक है। यहाँ आप समझिएगा कि बस मूवी तो भी चल रहा है, फिल्म चल रहा है, बस बैठे हैं देख रहे हैं, उतने में समझ में आ जाएगा, उससे ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। बस नोट करते चलिएगा कि जब मन करे पलटा के एक बार देख ले। अब हम लोग मिलेंगे कल, मिलते हैं कल को। और जितना आपको भी ये जरूरत है, बीपीएससी जो टारगेट लेके चल रहे हैं, वैसा एग्जाम जो कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वैसा एग्जाम आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सब कुछ पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ
भेज सकते हैं, बांट सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल। मॉडर्न धीरे धीरे जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि मॉडर्न को स्टार्ट करना कब सही रहेगा। आप लोग दुर्गा पूजा के बाद मॉडर्न स्टार्ट करें या पहला ही मॉडर्न स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिहार के लिए। एक बार हम लोग जो है ना बिहार का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, किससे कितना नंबर पूछता है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।